हेलो बच्चों। तो आज बेटे हम लोग पढ़ लेते हैं लाइट के बारे में। आज मैं इस वीडियो में केवल लाइट का एक पार्ट कवर करूंगा, रिफ्लेक्शन मिरर्स में होता है। देखिए रिफ्लेक्शन जो होता है, सबसे पहले तो जान लो कि लाइट क्या है। लाइट का जो नेचर है दैट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। सबको पता है लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, और इसकी जो स्पीड है एयर में या वैक्यूम में, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड होती है, फिक्स्ड है। ऑल्दो इट ट्रैवल्स, इट इज सेट टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये वेव कैरेक्टर एग्जिबिट करता है। आगे क्लास में 11th में 12th में फिजिक्स में आप ऑप्टिक्स में पढ़ोगे कि लाइट का जो नेचर है वो वेव पार्टिकल्स का है। तो यहाँ पे आपको बस इतना जानना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एक। लाइट की जो स्पीड, वैक्यूम में जो स्पीड है दैट इज़ 3 × 10⁸। और जो हम लोगों को बेसिक पढ़ना है वो पढ़ना है रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन जो है वो क्या होता है? स्ट्राइकिंग रिफ्लेक्शन। व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन? ये आज का टॉपिक है वीडियो का। तो अब सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। स्ट्राइकिंग बैक ऑफ लाइट, स्ट्राइकिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। बट लाइट सरफेस से रिफ्लेक्ट करती क्यों है, उसके थ्रू क्यों नहीं पास होती? बिकॉज दैट सरफेस इज़ अ पॉलिश सरफेस। शीशे की अगर हम बात करें तो उसमें जो दूसरा एंड है वो पॉलिश्ड होता है। तो रिफ्लेक्शन हमेशा शीशे मिरर्स जो हैं प्रोड्यूस करेंगे। दैट मिरर कैन बी प्लेन मिरर। रिफ्लेक्शन is shown in number 1 plane mirror and number 2 spherical mirrors। प्लेन मिरर सबको पता है घरों में यूज़ होते हैं, दोज आर प्लेन मिरर्स। और स्फेरिकल मिरर्स होते हैं जो कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं। आपने अंडरपास या अंडरपासेस के नीचे, फ्लाईओवर के नीचे आप लोगों ने देखा होगा कि इंटरसेक्शन पे एक मिरर लगा होता है, थोड़ा गोल सी शेप में होता है। दैट इज़ अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के भी दो टाइप्स हैं, या तो वो कॉन्केव हो सकता है या वो कॉन्वेक्स हो सकता है। कॉन्वेक्स की बात कर रहा था मैं कि फ्लाईओवर के नीचे जो मिरर्स पाए जाते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर हैं, या आपकी जो बाइक में और गाड़ियों में जो मिरर्स हैं रियर व्यू के लिए वो कॉन्वेक्स हैं। अब क्वेश्चन है कि कॉन्वेक्स को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ये हम आगे जब कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे तब इस बात को डिस्कस कर लेंगे। अभी फ़िलहाल फोकस करते हैं प्लेन मिरर के ऊपर। प्लेन मिरर सबके घरों में यूज़ होता है। तो जो इमेज फॉर्म होती है, जितना साइज़ ऑब्जेक्ट का होता है उतनी ही साइज़ की इमेज बनती है, ना उससे कम इमेज बनती है ना उससे ज़्यादा इमेज बनती है, इक्वलेंट होती है। और आप मिरर से जितनी भी दूरी पे खड़े हैं उतनी ही दूरी पे आपकी इमेज फॉर्म होगी। तो फर्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ द प्लेन मिरर। अब देखिए मिरर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैग्नीफिकेशन ज़रूर पता होना चाहिए। पहले मैं प्लेन मिरर के बारे में बता दूं, उसके बाद मैग्नीफिकेशन की बात बताते हैं। मिरर्स की पे जब लाइट स्ट्राइक करती है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर जाती है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। प्लेन मिरर में ऐसा नहीं हो पाता, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होता है, इसीलिए उसका फोकल लेंथ हमेशा इन्फिनिटी रहेगा। तो दिस इज़ अ पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, MCQ में आ सकता है। फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर is infinity always. Why it is infinity? Because the radius of curvature is infinite. Because
रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इनफाइनाइट। इस वजह से उसकी जो फोकल लेंथ है वो भी इनफाइनाइट होती है। अब इसमें जो इमेज फॉर्मेशन होती है उसको हम लोग समझ लेते हैं। इसका जो डायग्राम है ये इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक्स में नहीं है, एनसीईआरटी में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। ये है हमारा नॉर्मल, ये हमारी मिरर सरफेस, ये बना दिया हमने। ये रख दिया हमने ऑब्जेक्ट, यहाँ से रे गई पैरेलल जिसे हमने एक्सटेंड किया। रिमेंबर जो प्लेन मिरर्स होते हैं उनमें हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज जैसे कि जो इमेज स्क्रीन पे प्रोजेक्ट ना किए जा सके। मैं आपसे कहूँ कि आप शीशे के सामने खड़े हैं तो आपकी इमेज जो है शीशे पे प्रोड्यूस होगी। क्या आपके शीशे के सामने बिना खड़े हुए इमेज प्रोड्यूस कर सकता है शीशा? नहीं कर सकता। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ वर्चुअल इमेज। लेकिन अगर मैं हॉल की बात करूं तो हॉल पे जो इमेज बन रही है, स्क्रीन पे जो आपके हीरो हीरोइंस आ रहे हैं, दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ रियल इमेज। प्रोजेक्टर रूम में हीरो हीरोइन तो प्रेजेंट नहीं होते ना, लेकिन उनकी इमेज रील पे है, तो दैट इज़ प्रोजेक्टेड ऑन द, दैट कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन, तो इसलिए दैट इज़ अ एग्जांपल ऑफ रियल इमेज। अब यहाँ से हम लोग इमेज को इधर भेजेंगे। रिफ्लेक्शन का लॉ कहता है कि आई आर के इक्वल होगा, यानी रे जिस एंगल पे आएगी, इंसिडेंट होगी, उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये एक सेकेंड, ये आई और आर का होता है। इसको आगे एक्सटेंड करते हो तो ये यहाँ पे एक्सटेंड होगी, और जहाँ पर दोनों रिफ्लेक्टेड सरफेस मीट करेंगी जो इमेज है वो हमेशा वहाँ प्रोड्यूस होगी। दैट मीन्स जो इमेज हो रही है वो आपकी ये प्रोड्यूस हो रही है, ये। अब ये जो इमेज फॉर्म हुई है ये है ऑब्जेक्ट की हाइट और ये है इमेज की हाइट, दोनों सेम आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम कंपैरिजन करते हैं उसे बोलते हैं मैग्निफिकेशन। वो आता है माइनस के v अपॉन यू, सब मिरर्स के लिए यूज़ होगा, चाहे कॉनकेव की बात करूँ, चाहे कॉन्वेक्स की बात करूँ, चाहे प्लेन मिरर्स की बात करूँ, इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहाँ से हम लोगों ने एक चीज़ और भी देख ली कि जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है आपका उतनी ही दूरी पे इमेज भी है। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई। अब अगर प्लेन मिरर्स की बात करें तो इनमें जो इमेज फॉर्म हुई है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, तो बात कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स of images formed by plane mirror। इसको तो आप लोग आसानी से बता सकते हो, रोज ही इमेज देखते हो अपनी प्लेन मिरर में, आपकी जो इमेज बनती है वो बनती है सेम साइज की। नंबर 2, एट सेम डिस्टेंस, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पे इमेज भी बनेगी। नंबर 3, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और नंबर 4 जो इमेज बनती है वो होती है लेटरली
इन्वर्टेड। क्या होता है लेटरली इन्वर्टेड? लेटरली इन्वर्टेड होता है कि जब आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, आपका जो ऑपराइट है इमेज में आपका लेफ्ट हो जाएगा। दिस इज़ द रीज़न कि एम्बुलेंस के ऊपर उल्टी तरीके से लेटर्स में लिखा होता है एम्बुलेंस, जिससे कि वो जो रियल व्यू में इसकी इमेज आए वो सीधी प्रोड्यूस हो। दिस इज़ नोन एज लिटरल इन्वर्जन। जो लिटरली इन्वर्टेड होती हैं सेम साइज़ की होती हैं, सेम डिस्टेंस पे होती है। इसका मतलब हो गया एच आई एच नॉट के इक्वल है, इसका मतलब हो गया वी यू के इक्वल है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल इमेज जो स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं की जा सकती, इरेक्ट सीधी इमेज होती है। इन शुरू के 3 पॉइंट के लिए तुम डायग्राम बनाओगे, वो जो मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन का बोला है। लिटरली इन्वर्टेड होती है, ये हम लोग डायग्राम से शो नहीं कर सकते। ये हम लोगों को कि आप कोई भी लेटर को अगर किसी मिरर के सामने रखते हो तो उसका जो आपको इमेज मिलता है वो लिटरली इन्वर्टेड होता है, उस तरीके से आप बता सकते हो। अब मिरर चाहे कोई सा भी हो, प्लेन हो, कॉन या स्फेरिकल मिरर हो, हमेशा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करेगा। क्या होते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ कहता है नंबर 1, इंसिडेंट रे यानी जो रे आई है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane। ठीक है। नंबर 2, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की इक्वल होता है। अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या, ये हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से हम लोग जो बना रहे हैं, दिस इज अ मिरर सरफेस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ये है नॉर्मल, ये होगा ये वाला जो एंगल है, जो रे किसके साथ में बना रही है, नॉर्मल के साथ में बना रही है, और रे रिफ्लेक्टेड रे यानी जो स्ट्राइक करने के बाद गई है, वो वाला एंगल हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होगा। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है हर किसी केस में जो है फॉलो किया जाएगा, चाहे मिरर आपका प्लेन है या स्फेरिकल है, ठीक है। अब दूसरे टाइप का जो मिरर है जो रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है, हम लोगों ने जिसकी बात करी थी वो थे स्फेरिकल मिरर्स। क्यों बोलते हैं इनको स्फेरिकल मिरर्स? अगर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसमें प्लेन मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब कि जो जिसके अक्रॉस लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी, इफ दैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन, इट इज नोन एज प्लेन मिरर। और इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस is curved, then mirror is spherical mirror, ठीक है। और ये दो टाइप के हैं, या तो है कॉनकेव या फिर है कॉन्वेक्स। दो तरह के मिरर्स हैं ये। अभी हम लोग मिरर्स की बात कर रहे हैं, ऑल्दो इसके लेंसेज भी हैं, लेकिन अभी हम मिरर्स पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग केवल मिरर्स पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन के लिए है ये वाला वीडियो। तो अब हम बात कर रहे थे कॉनकेव मिरर की। अब जो टर्मिनोलॉजी मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपकी कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में कॉमन है। ये आपका मिरर है, कौन सा मिरर है, ये है कॉनकेव मिरर। दिस इज अ
कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसको हम लोग नॉर्मल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। और जिस पॉइंट पे ये जाके मीट करता है मिरर से उसको बोलते हैं पोल। यहाँ पे हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी क्या है कि कॉनकेव मिरर जो होता है एक कन्वर्जिंग मिरर होता है। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब है कि सारी रेस को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करा देता है एंड दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। तो कॉनकेव मिरर, ये आई रे ऑफ लाइट, यहाँ चला गया, दिस इज नोन एज फोकस। ऐसे ही यहाँ से आएगा, ये फोकस पे मीट कराएगा। एरो लगाना इसमें बहुत ज़रूरी है। सीबी बोर्ड एग्ज़ाम में भी जो हमारे पास में मार्किंग स्कीम आती है उसमें भी होता है कि डिडक्ट मार्क्स फॉर एरो। हाफ मार्क्स कटता है, हाफ वन एरो के लिए कट जाता है। नाउ दिस इज योर फोकल लेंथ, एंड ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं एफ एल, फोकल लेंथ बोलेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। जितनी दूरी पोल से फोकस की होती है उतनी ही दूरी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर की होती है। और ये जो डिस्टेंस है पूरा, इसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। कहाँ से कहाँ तक? सी से लेके पोल तक। तो आर जो है किसके बराबर होता है? 2f के बराबर होता है। और f को मैं लिख सकता हूँ r/2। ये मैं दोनों मिरर्स के लिए यूज़ करूँगा, दोनों स्फेरिकल मिरर्स के लिए यूज़ करूँगा, कॉनकेव के लिए भी एज वेल एज कॉन्वेक्स के लिए भी। अब इसके अलग से 6 रे डायग्राम्स हैं इमेज फॉर्मेशन के। जैसे प्लेन में तो एक था, कॉन्वेक्स में 2 हैं, कॉनकेव के 6 रे डायग्राम्स हैं। पहला रे डायग्राम तो कुछ ऐसे ही आएगा, जब रे इन्फिनिटी पे होती है तो वो ऑब्जेक्ट जो इमेज बनाता है फोकस पे बनाता है। दूसरा रे डायग्राम इसका जस्ट अपोजिट है, कहता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट, इससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो रे डायग्राम बनते हैं इनके लिए कौन से लॉ यूज़ होते हैं। तो पहला लॉ है नंबर 1, पहले आप लॉज फॉर द इमेज फॉर्मेशन, अगर ये 3 लॉ ढंग से समझ गए तो तुम्हारे जो 6 रे डायग्राम्स हैं वो आसानी से बन जाएंगे। रे फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। पहला है इफ अ रे ऑफ लाइट, क्या कहता है? इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट coming parallel to principal axis, then after reflection it will pass through focus। अब आप बोलोगे सर आपने क्या लिखा, हमारी समझ में नहीं आया। मेरी क्लास में भी यही होता है, स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आया कि हमने बोला क्या। हमने कहा कि इफ़ अ रे ऑफ लाइट इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये है रे ऑफ लाइट इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास होगा? वो पास होगा फोकस से। ये है एरो, ये बन गया, ये है आपका इमेज। ठीक है, दूसरा लॉ कहता है, इसका जस्ट अपोजिट है, अ रे
coming through focus always goes parallel to principal axis after reflection। जस्ट पहले वाले का अपोजिट है ये, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद में कहाँ से जाएगी, वो जाएगी फोकस से, ओ सॉरी पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये दूसरा है। ये लॉ है हमारा कि अगर कोई रे कहाँ से आती है, फोकस से आती है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और अगर पैरेलल आती है तो प्रिंसिपल ओ फोकस से जाएगी। ये दो लॉज हो गए आपके। तीसरा लॉ है लॉ थर्ड, अ रे पासिंग थ्रू center of curvature will move back on the same path आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब ये समझ में नहीं आया तो ये कह रहा है कि कोई रे अगर प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद में वो उसी पाथ पे वापस चली जाएगी, मतलब कहीं पर भी बेंड नहीं होगी। ठीक है, ये है आपका F, ये है आपका C। तो लॉ के हिसाब से अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो ये मिरर तक तो पहुंचेगी, रिफ्लेक्ट होगी रिफ्लेक्शन के बाद, लेकिन ये सेम पाथ पे वापस चली जाएगी। आप एरो दोनों तरफ बनाएंगे, एरोज आर इम्पॉर्टेंट बेटा। तो ये एक 3 लॉज हो गए। फोर्थ लॉ है जो कि यूज किया जाएगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन पोल एंड फोकस। फोर्थ लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। या बुक में आपको ये भी दिया जा सकता है कि इंसिडेंट का एंगल जिस पे वो पोल पे इंसिडेंट हुई है लाइट, वही रहेगा जिससे वो वापस जाएगी। ये वाला लॉ आएगा कुछ। इस एंगल से ये पोल पे इंसिडेंट हुई है तो ये उतने ही एंगल पे वापस भी जाएगी। ये वाला रे डायग्राम जो है हम लोग यूज़ करेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे करेंगे। पहली जो रे डायग्राम था वो था कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, उसका हम डायग्राम बना चुके हैं। अब हम बनाएंगे नंबर 2, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। फोकस पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है तो इमेज कहाँ प्रोड्यूस होगी। सबसे पहले मिरर बना लेते हैं। दिस इज योर कॉनकेव मिरर। ये आपका पोल, ये फोकस,
सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा डायग्राम बनाते टाइम ये ज़रूर ध्यान रख लेना, तुम्हारी जो फोकस और पोल के बीच की दूरी है उतनी ही दूरी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आनी चाहिए। तो आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, आपने ऑब्जेक्ट को रखा है फोकस पे, हम यहाँ रख देते हैं। लॉ के हिसाब से पहली रे पैरेलल ही जाएगी शीशे की तरफ, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जाती है फोकस से। एक सेकेंड, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास जब होगी रे, आपको दोनों तरफ दिखाना है, ये एरो दोनों तरफ लगाने हैं, कहाँ कहाँ रे का मूवमेंट है ये आपको शो करना है। तो यू विल फाइंड कि रेज कहीं मीट नहीं कर रही, तो हम इसकी फॉर्मेशन इन्फिनिटी पे शो करेंगे। नाउ इन्फिनिटी पे जब मिरर ये इमेज फॉर्म होगी तो हाईली एनलार्ज्ड होगी, एक तो हाईली एनलार्ज्ड, इट विल बी बियॉन्ड सी एट इन्फिनिटी, हमें नहीं पता कहाँ पर हो रही है, इट इज विल बी एट बियॉन्ड सी। सो मैग्निफिकेशन इस केस में 1 से ज़्यादा आएगा, क्यों? क्योंकि इमेज की हाइट ज़्यादा है, ठीक है। इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड इमेज। नाउ तीसरा जो केस हम लोगों ने करना है वो करना है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नंबर 3, बियॉन्ड सी। देखिए जब हम बियॉन्ड सी बोल रहे हैं तो यानी जब पोल से चलना स्टार्ट करेंगे तो सी के आगे, तो उसका इमेज कुछ इस तरीके से बनता है। ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, दिस इज योर फोकस, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये थोड़ा ज़्यादा बन गया, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपने ऑब्जेक्ट को कहीं यहाँ रख दिया, तो यहाँ से लॉ के हिसाब से पहली रे जो है वो यहाँ से जाएगी, और अगर पैरेलल कोई रे आती है तो कहाँ से जा पास होती है वो पास होती है लॉ के हिसाब से फोकस से, ठीक है। तो लॉ के हिसाब से ये रे फोकस से पास होगी, दूसरी रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजेंगे, रिफ्लेक्शन के बाद में ये यहाँ जाएगी, तो ये कहाँ बन रही है, ये बनेगी बियॉन्ड, इन बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। तो इमेज कहाँ फॉर्म हुई है, वो होगी आपकी बिटवीन सी एंड एफ, डिमिनिश्ड, और कैसी बनी, इस तरफ बनी है, इस तरफ मिरर के लिए हमेशा रियल इमेजेस बनती हैं, इस तरफ वर्चुअल बनती हैं। कॉनकेव के केस में एक ही केस होता है जब वर्चुअल इमेज बनती है, तो इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस है ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। कॉनकेव मिरर में ये एक अकेला केस है जब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, दिस इज योर कॉनकेव मिरर, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, ये है एफ,
और ये है सी। तो इसकी जो इमेज बने, ऑब्जेक्ट हम रखेंगे, वो रखेंगे ये। लॉ के हिसाब से ये वाली जो रे है कहाँ से जाएगी, ये फोकस से जाएगी। दूसरा, इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं भेज सकते, हमारे पास एक ही तरीका है, इसको मैं भेजूं फोकस से, तो इसकी इमेज फॉर्मेशन सी पे ही होगी, सेम साइज। दिस इज द ओनली केस वेयर मैग्निफिकेशन इज 1, लेकिन 1 पॉजिटिव में नहीं आती है, वो केवल प्लेन मिरर की आती है, इस केस में -1 होती है। तो इट इज इमेज would be formed at C itself, सी पे ही बनेगी, लेकिन सेम साइज की बनेगी। इसके बाद में हम लोग कर लेते हैं नेक्स्ट केस। बिटवीन, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सी एंड एफ। जब बियॉन्ड सी रखा था तो इमेज मिली थी आपको सी और एफ पे, और अब इमेज कहाँ मिलेगी अभी हम देख लेते हैं। तो इन रे डायग्राम्स के लिए रटने की ज़रूरत नहीं है, उन 3 रे डायग्राम्स को समझो। प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से पास होगी, फोकस से आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो उसी पाथ पे वापस चली जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये है हमारा फोकल लेंथ, फोकस, और ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद में बिटवीन सी एंड एफ, यानी हमने कहीं पर भी यहाँ रख दिया ऑब्जेक्ट को, ये हमने ऑब्जेक्ट रखा है, पहली रे पैरेलल जाएगी, ये रे कहाँ से पास होगी, ये रे होगी फोकस से पास। ठीक है, थोड़ा सा वो हो गया है, गैप कहीं नहीं आना है आपका। ठीक है, दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, हाँ पॉसिबिलिटी है, तो मैं यहाँ से करा देता हूँ। ये बेटा हल्का सा थोड़ा वो हो गया है, इसको मैं अभी छोड़ता हूँ। मैंने बताया था कि इमेज फॉर्मेशन उस जगह पे होगी जहाँ पे दोनों रेज मीट करती हैं, तो यहाँ पर क्योंकि दोनों रेज मीट कर रही हैं इसलिए इसकी इमेज फॉर्मेशन यहाँ होगी। ये इमेज आप यहाँ से लाइन जो है ये वाली जो लाइन है इसको थोड़ा बढ़ा लेना, यहाँ से अपर्चर इसका इंक्रीज कर देना अपने मिरर का, तो आपको रे आफ्टर रिफ्लेक्शन शो करनी है, ये वाला डायग्राम। इसके अलावा 5वां डायग्राम जो है, पांच हो चुके हैं, छठा क्वेश्चन प्लेसमेंट जो है वो है ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ। अगर हम इनके बीच में रखते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होगा, इमेज हमारी कहाँ बनेगी। देखिए क्योंकि इसमें ये अकेला केस है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है, इसके लिए हमें साइड में भी थोड़ी जगह चाहिए होगी। दिस इज़ योर कॉनकेव मिरर, ये हो गया। नाउ दिस इज योर फोकस एंड दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमने जो वो रखा फोकस और पोल के बीच में, इसमें केवल इस वाले रे डायग्राम में आप ऑब्जेक्ट को जो है ऑब्जेक्ट से इमेज जो रे ऑफ लाइट है वो एक्सिस के पैरेलल नहीं लेके जाओगे, इसको आप जितने एंगल पे यहाँ लेके जाओगे उतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होगी। चौथे लॉ में बोला था ये, मैंने तब ये बताया भी था कि केवल
इस वाले डायग्राम में हम लोग इसको यूज़ करेंगे। दूसरी यहाँ से जाएगी। अब ये देखो, ये मीट नहीं कर रही हैं, तो ये आगे जाके कहीं मीट कर जाएंगी। हम लोग इसे आगे बढ़ाते हैं यहाँ से। दैट मीन्स इमेज फॉर्मेशन इसका यहाँ हो गया। दिस इज़ योर इमेज। ये वाला जो केस है ये डेंटिस्ट यूज़ करते हैं जब पोलर फोकस के बीच में इमेज को ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो दे विल गेट अ एनलार्ज्ड इमेज एंड दैट टू इरेक्ट। बाकी के सारे केसेस में इन्वर्टेड इमेज बनी थी। कहीं कहीं मैग्नीफिकेशन एक से ज़्यादा था, कहीं कहीं एक से कम था। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा तो है, बट जो मैग्नीफिकेशन है दैट इज़ +1, क्योंकि इमेज इरेक्ट है। इरेक्ट अगर होगी तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आएगा। लेकिन आपने इसमें इमेज का जो साइज़ था वो डिपेंड कर रहा था प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने क्या चीज़ें क्लियर की हैं। नंबर 1, नेगेटिव फोकल लेंथ होती है इसकी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे इसका डिस्टेंस है। इसका जो फोकस है दैट इज रियल। दिस इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। वाई इट इज अ कन्वर्जिंग मिरर? बिकॉज ये सारी रेस को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है। इसके बाद में जो दूसरा मिरर है दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है दैट इज अ डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर यानी कि इस जो रेज ऑफ लाइट है इसको ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एसिमुलेट इकट्ठा नहीं करता, उनको फैला देता है। ये होगा, सॉरी, इस टाइप का होता है। दिस इज योर कन्वेक्स मिरर। बाकी टर्मिनोलॉजी वही रहेंगी, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बस इसका फोकस जो है वर्चुअल होता है, इस तरफ रहेगा। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है तो ये क्या करेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन उसको डाइवर्ज कर देगा इस तरीके से। सेम तरीका यहाँ पर भी होगा। इसके बाद हम इसको आगे वर्चुअली एक्सटेंड कराते हैं और जहाँ दोनों मीट करती हैं दैट इज़ नोन एज द फोकस ऑफ द मिरर। और यही रे डायग्राम हम लोग यूज़ कर सकते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो हम यही रे डायग्राम बनाएंगे। वैसे भी इसके रे डायग्राम्स काफ़ी कम हैं। दूसरा कि जब ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखें बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, object is placed between pole and infinity। तो कहाँ पर रखेंगे? ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रख लेते हैं। लॉ के हिसाब से रे यहाँ जाएगी, यहाँ जाने के बाद वो उसको डाइवर्ज कर देगा। डाइवर्ज का मतलब है ये इसको, ये डॉटेड लाइन से प्रोड्यूस होगा। ये फोकस इतना, ये जो लाइन है दिस इज पॉइंट इज नोन एज फोकस। और दूसरा है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब जाएगा, कहीं यहाँ से जाएगा,
इस पॉइंट पे दोनों इमेज मिली हैं। इन बोथ द केसेस कॉन्वेक्स मिरर हमेशा डिमिनिश्ड इमेज प्रोड्यूस करता है। इसकी इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। इट डजेंट डिपेंड ऑन द प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप कहीं पर भी रखिए, आपको इमेज हमेशा डिमिनिश्ड मिलेगी, इरेक्ट मिलेगी। तो वो कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर होगा। कॉन्केव में पोजीशन के अकॉर्डिंगली साइज ऑफ इमेज और उस इरेक्शन या फिर इन्वर्टेड इमेज, इरेक्ट इमेज या इन्वर्टेड इमेज, ये डिपेंड करता है। अब हम पढ़ लेते हैं कि मिरर के अंदर जो न्यूमेरिकल यूज़ किए जाते हैं, देखिए उसमें क्या क्या फॉर्मूले हम लोग इस्तेमाल करेंगे। हम लोग जो हैं, एक तो मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे 1/v + 1/u = 1/f। दिस इज़ योर मिरर फार्मूला। दूसरा, r जो है वो बराबर होता है 2f के, यानी अगर हमको r दे रखा है तो हम फोकल लेंथ जो है इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, r/2। तीसरा, मैग्नीफिकेशन किसी भी मिरर का, चाहे वो प्लेन है चाहे वो स्फेरिकल है, -v/u होता है। और ये ही एक फार्मूला hi/h0 भी होता है। ये तीन फार्मूलेज न्यूमेरिकल्स के लिए यूज़ किए जाएंगे। न्यूमेरिकल्स के लिए मैं एक तीसरा वीडियो बनाऊंगा अलग से, जिसमें कि मिरर और लेंस दोनों के न्यूमेरिकल करेंगे। आज के लिए बस रिफ्लेक्शन था। ये तीन फार्मूलेज हैं, उनकी इमेज फॉर्मेशन एक बार आप लोग बना के अपने आप देख लीजिए। कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।